हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, कानून में एविडेंस एक्ट का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, किसी भी प्रकार के केस हो, यदि एविडेंस एक्ट की टर्म्स लॉयर्स को बहुत अच्छी आती है तो कोई डाउट नहीं कि वो केस पे ग्रिप कर सकते हैं और केस पर ग्रिप होने के बाद केस उनके फेवर में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट के 20 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं पहले भी लीगल टर्म्स पर वीडियो बना चुका हूं, पर ये वीडियो एविडेंस एक्ट के वर्ड्स होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एडमिशिबिलिटी। देखिए, जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस होता है तो क्या वो एडमिशिबल इन एविडेंस है, क्या उसकी ग्राह्यता, इसको हिंदी में कहते हैं ग्राह्यता, क्या साक्ष्य में ग्राह्य या लिए जाने योग्य है, इसका मतलब है एडमिशिबिलिटी। दूसरा वर्ड है एलिगेशन। ये क्रिमिनल केस में ज़्यादा काम आता है। जब कोई एक पार्टी दूसरे पर एफआईआर के जरिए या परिवाद पत्र के जरिए कोई आरोप लगाती है तो उसको एलिगेशन कहते हैं। एक पक्ष द्वारा विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाए जाने को एलिगेशन कहते हैं। आज का हमारा तीसरा वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप प्लीडिंग के जरिए, केस के जरिए, कंप्लेंट के जरिए आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट कहती है कि जो तथ्य आप कोर्ट के सामने जो पक्ष लाता है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसी तथ्य पर उसी पार्टी पर होता है जब तक कि दूसरी पार्टी उसको एडमिट ना कर ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी पर आरोप लगाता है और यह अपनी प्लीडिंग्स में कोई बात को लिखता है तो कोर्ट में उसको सबूत के जरिए सिद्ध करना होता है, एविडेंस के जरिए सिद्ध करना होता है। ऑरल एविडेंस हो सकती है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है, और सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होता है जो दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है। आज का हमारा अगला वर्ड है सर्कमस्टांशियल एविडेंस या परिस्थितिक जन्य साक्ष्य। देखिए, क्रिमिनल केस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस या आई विटनेस अवेलेबल नहीं होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कलेक्ट करता है और ये देखता है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ही कृत्य हुआ होगा। कोर्ट में सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगला वर्ड है क्रॉस एग्जामिनेशन। जी हाँ, जिरह या सवाल जवाब विपक्षी पार्टी द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा। ये ऐसा किस लिए किया जाता है कि दूसरी पार्टी का गवाह सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, उसका परीक्षण करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह की जाती है विपक्षी पार्टी द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा। आज का हमारा अगला वर्ड है डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य। जब किसी घटना की या किसी सत्यता की सीधी या डायरेक्ट एविडेंस होती है तो कोर्ट सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंस पर रिलाई करती है। देखिए, दो तरह की एविडेंस हो सकती है, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। तो जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य या सीधी साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस होती है तो कोर्ट सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंस पर विश्वास करती है। आज का हमारा अगला वर्ड है हॉस्टाइल विटनेस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पक्षद्रोही गवाह, इसको हिंदी में पक्षद्रोही गवाह कहते हैं। क्रिमिनल केसेस में इसका बड़ा महत्व है या सिविल केस में भी है कि कोई पक्षकार कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए किसी गवाह को लाया और वो उसी के खिलाफ गवाही देने लग गया, इसको पक्षद्रोही गवाह कहते हैं। क्रिमिनल केस में उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसके साक्ष्य को नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि वो हॉस्टाइल हो चुका है। वो उसी पक्ष को डैमेज कर रहा है जो पक्ष उसको कोर्ट में गवाही देने के लिए लाया है। आज का हमारा अगला वर्ड है जुडिशियल नोटिस। इसे कहते हैं प्रमाण अनपेक्ष सूचना। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं
जिनको कि प्रमाणित करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं पड़ती है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ले सकती है। जैसे भारत के प्रेसिडेंट कौन है, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो सार्वभौमिक सत्य है, सूरज पूर्व से उगता है। तो ऐसे तथ्य जो सार्वभौमिक तथ्य हैं उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं पड़ती है, कोर्ट उनका सीधे जुडिशियल नोटिस ले सकती है। इसको कहते हैं प्रमाण अनपेक्ष सूचना, मतलब ऐसी सूचना जिसके प्रमाण की अपेक्षा कोर्ट को नहीं हो। इसके बाद अगला वर्ड है लीडिंग क्वेश्चन। ये लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी में संकेतक प्रश्न बोलते हैं। आप कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब जिस रूप में आए उस रूप की आपको अपेक्षा हो। आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आए और उसी तरह से आए जिसमें आप पूछने वाला अपेक्षित रखता है, इसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मटेरियल एविडेंस या सुसंगत साक्ष्य या महत्वपूर्ण साक्ष्य। देखिए, साक्ष्य या सबूत तो कोई कितने भी पेश कर सकता है, वो केस में कितने मटेरियल है या कितने इमटेरियल है ये डिपेंड करता है आपके केस पर। तो कोर्ट में मटेरियल एविडेंस का बड़ा महत्व है जब केस फाइनल डिसीजन में आता है। तो वर्ड है मटेरियल एविडेंस या महत्वपूर्ण साक्ष्य। आज का हमारा अगला वर्ड है मिसलीडिंग क्वेश्चन। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रामक प्रश्न। जब कोई विपक्षी वकील दूसरी पार्टी को ऐसे प्रश्न पूछे जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए और वो सही जवाब आते हुए भी भूल जाए, उसको मिसलीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है ऑरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। देखिए, साक्ष्य दो तरह की होती है। ऑरल एविडेंस, जब कोई गवाह आते हैं और अपनी साक्ष्य कोर्ट में देते हैं, उसको ऑरल एविडेंस बोलते हैं। जब लिखित में दी जाती है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। तो मौखिक साक्ष्य या ऑरल एविडेंस। अब इसके अगला वर्ड इससे मिलता जुलता तो है लेकिन मीनिंग बड़ा डिफरेंस है। इसका है ऑरल डिपोजिशन। जब कोई गवाह आके अपने बयान कोर्ट में लिखित रूप में देता है उसको कहते हैं ऑरल डिपोजिशन। अब है अगला वर्ड प्राइमा फेसिया एविडेंस। देखिए, बेल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में या सिविल में स्टे लेने में प्राइमा फेसिया एविडेंस का बहुत महत्व है। देखिए, डिटेल एविडेंस तो बाद में डिस्कस होती है, लेकिन मान लीजिए कोई प्राइमा फेसिया एविडेंस है तो बेल मिलने में प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी बोलते हैं, जो अपेरेंटली या सरसरी तौर पर ही साक्ष्य दिख रही हो, तो बेल मैटर्स में, एसटी मैटर्स में ऐसी साक्ष्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज का हमारा अगला वर्ड है प्रेजम्पशन या उपधारणा, कानून की उपधारणा कि ऐसा होगा। देखिए, प्रेजम्पशन मतलब कोर्ट भी अपना प्रेजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। जब कोर्ट के सामने एविडेंस आती है तो उनकी विश्वसनीयता के लिए, केस के डिसीजन के लिए कोर्ट प्रेजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं, उपधारणा बना सकते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी साक्ष्य, तो ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगला वर्ड है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का पेश किया जाना। देखिए, कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया है, उसी के तहत दस्तावेज पेश किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कभी भी आकर के आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए कोर्ट के रिकॉर्ड पर, तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसके बाद है प्रॉपर एविडेंस या उचित साक्ष्य, सुसंगत साक्ष्य। तो देखिए, प्रॉपर एविडेंस वो होती है जो केस में मटेरियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है और प्रॉपर होती है। इसके बाद है अगला वर्ड रिबटल एविडेंस या खंडनीय साक्ष्य। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब नए वकीलों को जानना चाहिए। जब कोई एक पक्ष अपनी साक्ष्य रखता है तो दूसरे पक्ष को कोर्ट अपॉर्चुनिटी देती है कि वो रिबटल में या उसके खंडन में क्या अपनी साक्ष्य रखना चाहता है। यदि हाँ, तो वो उसके खंडन में अपनी साक्ष्य रख सकता है। इसे कहते हैं रिबटेबल एविडेंस। नेक्स्ट है रेलेवेंस या सुसंगति। किसी एविडेंस की क्या रेलेवेंस है कोर्ट में। यदि इररिलेवेंट एविडेंस है तो उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है उसको प्रोड्यूस किया जाना। तो एविडेंस वही दी जानी चाहिए जिसकी कोर्ट में रेलेवेंसी हो, केस में रेलेवेंसी हो। आज का अगला वर्ड है सब्सटेंसिव एविडेंस या मुख्य साक्ष्य। ऐसी साक्ष्य जो बहुत महत्वपूर्ण हो, सब्सटेंसिव हो, केस को डिसाइड करने में, उसको सब्सटेंसिव एविडेंस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हमने 20 महत्वपूर्ण शब्द जिनसे केस में बहुत अच्छी पकड़ बन सकती है, जो एविडेंस एक्ट की टर्मिनोलॉजी है, उनको जाना। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।